नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान कई बातों को सामने रखा। सीएम ने कहा कि हर वर्ग से चर्चा के बाद ही बजट तैयार किया गया है। चुनाव को देखकर बजट तैयार नहीं किया गया। बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले साल में ही हर विधायक को 5 करोड़ के काम दिए। चाहे हमने लोकसभा के सांसदों को भी ये कहा कि आप भी 10-10 करोड़ के काम दे दीजिए। चाहे हमने सड़कों की बात कही, चाहे हमने खेत खलियान रास्तों की बात कही। हमने कोई चीजों में ऐसे नहीं किया कि केवल एक क्षेत्र में होगा बाकी में नहीं होगा। आज भी साइज के हिसाब से अंतर हो सकता है कि अभी ये बड़े गांव हैं, इन्हें पहले कर दें, ये थोड़ा मध्यम गांव है, इसके बाद करेंगे, ये छोटे गांव से बाद में करेंगे, क्योंकि वो लोकेलिटी का विषय है। शहरों में भी कोई काम पहले नगर निगमों में किया जाता है, उसके बाद परिषदों में किया जाता है, फिर नगर पालिकाओं में किया जाता है। तो हमने इस सैद्धांतिक तरीके से ही ये सब किया है। एक बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने माना था चुनावी साल है और इस बार बजट लोक लुभावना बजट होगा, चुनावी बजट होगा, जनता को ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा बजट वही आवश्यकता के अनुसार होता है। चुनावी बजट के नाते चुनाव में जनता को लुभाने का बजट न पहले किया न अब किया, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है जो इन्होंने आलोचना की कि हमारी आलोचना रही है कि बड़ा चुनावी जुमला था, ये कुछ चुनावी बजट था, क्योंकि आपने इसे माना है और किसी ने भी नहीं कहा है। इस प्रकार का कोई न तो किसी मीडिया में आया है, न किसी विपक्ष ने कहा है, न किसी व्यक्ति ने कहा है। ये तो चुनावी लफाफेबाजी है। हमने चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, जनता की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बजट किया है। और यदि जनता को विश्वास हो गया कि नहीं, ये सरकार सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है, तो फिर हमें चुनाव में प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपने आप निर्णय करेगी कि हमको अगली सरकार कौन सी लानी है। और मैं तो आपको अपना दावा कर चुका हूं कि 2050 तक ये सरकार बीजेपी की रहेगी, ये रहेगी। मित्रों, मेरी अभी उसमें 25 साल का आपको इस बात का पता है। अमृत काल 2050 तक का आप दे देना। और आपका विषय नहीं है, हम व्यक्तियों पर नहीं करते बात। हम तो बीजेपी की कही है, विचार की बात कही है। और 247 का टारगेट हमारा ये है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वहां तक तो हमने लेके जाना है। विकसित हरियाणा बनाना है, ये हमारा संकल्प है। विकसित हरियाणा और विकसित भारत का जो टारगेट है, वो देश की आजादी को 100 साल जब पूरे हो जाएंगे 2047, वो हमारा टारगेट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों के बजट में जो है इसका प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने कैथल जिले से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। ये खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर जिला स्तर पर जो है वो रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। बता दें कि रिकॉर्ड रूम पूरी तरह से डिजिटलकृत होगा। सभी विभागों के जो हैं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे उन्हें, ताकि सहेजने और उनके संरक्षण में जो है वो आसानी रह सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें खंगाला जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र के दौरान जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिकॉर्ड रूम बनाने की जानकारी दी है। बताया कि जिला स्तर पर जो है ये रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में सभी विभागों के ये रिकॉर्ड रूम होंगे, पूरी तरह से डिजिटलकृत होंगे। डिजिटल रिकॉर्ड रूम में जो है विभिन्न विभागों के जो दस्तावेजों की जानकारी है वो उसके अंदर रखी जाएगी। वैसे मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे और ढाणियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही 700 मीटर तक डेरे और ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर जो है उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन दिया जाता है तो
तो उपभोक्ता जो है वो आधा खर्च जो है उससे लिया जाएगा। आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले ये सीमा 150 मीटर की थी। गांव की श्रेणी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा। और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के श्रेणी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था, उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक, तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान किया है। वहीं चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट कैडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दी गई है। और जैसे ही इस बारे में अनुमति मिलेगी तो स्पेशलिस्ट कैडर और एमबीबीएस कैडर की अलग अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार डॉक्टरों की भर्ती बड़े स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 1252 डॉक्टरों की रिक्तियों को देखते हुए 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। विधायक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, ये ठीक बात है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। 2017-18 में 662 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था, इनमें से 554 डॉक्टरों को लगाया गया। 2020 में 954 अधिकारियों को चुना गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। 2022 में 1252 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था, इनमें से 990 उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर चुना गया था तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। सर, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। टोटल अगर डॉक्टर्स की मैं बताऊं तो स्वीकृत पद है 5522, भरे हुए पद है 4016 और रिक्त पद है 1508। तो लगातार अब हम फिर मैंने कहा है, क्योंकि पिछली भर्ती जब तक पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए तो हम अगली भर नहीं सकते। हमने वेटिंग लिस्ट तक सारे जो भी थे हमने बार बार बुला के उनको भी कराया और अच्छी अपॉइंटमेंट हुई है। पहली बार इतने डॉक्टरों ने ज्वाइन कराया, पहली बार जब तक, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। अब उसका तो हम नहीं ना कुछ कर सकते कि छोड़ के डॉक्टर चले जाते हैं, हमारी फिर वैकेंसियां रिक्त हो जाती हैं, फिर हम भरते हैं। जहां तक स्पेशलिस्ट की आपने बात की है, स्पेशलिस्ट कैडर बनाकर सीएम साहब से अप्रूव कराकर एफजी में है, थोड़े समय में मंजूर हो जाएगा। प्रिंसिपली हमने उसको एग्री कर लिया स्पेशलिस्ट कैडर का। आज तक स्पेशलिस्ट की अलग से भर्ती नहीं होती थी, इसी कारण शॉर्टेज है। हम एडवर्टाइजमेंट करते थे एमबीबीएस की और कोई स्पेशलिस्ट आ जाता था उसको स्पेशलिस्ट लगाते थे, लेकिन अब जब हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बन जाएगा तो हम सारे स्टेट में कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए और कितने कम हैं, हम स्पेशलिस्ट की वैकेंसियां अलग निकालेंगे, एमबीबीएस की अलग निकालेंगे, ताकि जितने स्पेशलिस्ट हैं वो अपने पदों पर आ सकें। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सानी ने बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी मर्डर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि हत्याकांड में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी चाहे कितनी भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें कानून के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से
554 अमृत स्टेशन और साथ ही 1500 रेलवे अंडरब्रिज और इसके साथ ही रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इसके लिए कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुरुक्षेत्र करनाल रेल सीमा पर होने वाले कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कहा कि भारतीय रेलवे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार के काम हुए हैं, आज विकसित भारत बना है और विकसित भारत गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरा बच्चा है मनीषा, जो 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होगा और उसके अंदर लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर लगभग 550 के करीब जो हमारे अंडरपास, ओवरब्रिज या रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास है, उनका कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज ये बराना का अंडरपास, यहाँ पर जो 5 करोड़ रुपए की लागत से वहीं हिसार में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान हवन यज्ञ किया और डॉक्टर अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बता दें कि डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि हिसार में कार्यालय खोला गया है। हमारे पूरे हरियाणा में चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। उन्होंने नफे सिंह हत्या मामले में भी निंदा की है और बड़ा दुख जताया। साथ ही चौटाला ने कहा कि गठबंधन को लेकर जेजेपी बीजेपी के हाईकमान ही जो है वो आगे का फैसला करेंगे। गठबंधन से लड़ना है या नहीं आगे देखेंगे। पर यह कहा कि उन्होंने बीजेपी जो है अपनी तैयारी में जुट गई है और हम अपनी तैयारी में लग गए हैं। तो 2024 है, उसको लेकर के हमारा जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। सभी संसदीय क्षेत्रों में इस तरह के पार्टी चुनाव को लेकर पार्टी का मुख्य वो क्या रहेगा सर, इसका वितरण का पैमाना क्या रहेगा, क्या कुछ पॉलिटिक्स देखी जाएगी सर, क्या रहेगा, अभी आवेदन कब से मांगे जाएंगे? हमारे पास ऑलरेडी उन्हीं में से सिलेक्शन करना है। मैंने तो कहा ना कि मिशन 2024 का लक्ष्य यही है कि एनडीए की सरकार पुनः केंद्र में आए। देखिए, पहले हमारा अपना कार्यालय नहीं था, तो नया कार्यालय बनाया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, तो इसका अपने करकमलों से उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। पार्टी का अपना कार्यालय हो तो फिर किसी भी कार्यक्रम के लिए जब मर्जी वहां जाकर के अपना आप आयोजन कर सकेंगे। सर, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव भी सिरे पे है तो क्या कहेंगे, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है जेजेपी भिवानी और हिसार तो ज्यादातर तैयारी कर रही है लोकसभा सीट से, क्या रहेगा, लाइन से लड़ेंगे? पूरे हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के हमने रैलियां की हैं। वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस हत्याकांड की जांच के लिए हरियाणा पुलिस की एसआईटी का गठन हो सकता है। इतना ही नहीं, नफे सिंह राठी की गाड़ी में लगी हुई गोलियों और साथ ही गाड़ी की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बहादुरगढ़ के लाइन पार थाने पहुंची और गाड़ी की गहनता से जांच की गई। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के घर संवेदना जताने वालों का तांता लगा रहा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी नफे सिंह राठी के घर पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरा सीधा सरकार के ऊपर सवाल है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और सीधा उनके ऊपर एलिगेशन भी है कि सारे मामले में गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा कांड
हरियाणा प्रदेश जब से बना है तब से इससे घटिया काम आज तक नहीं हुआ और ये सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। जो आज हमारे बीच में राठी साहब नहीं है, जो आज हमारे परिवार को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री जी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। बता दें कि नफे सिंह हत्याकांड मामले में जो है, नफे राठी मामले में जो है वो सीबीआई जांच का भी जो है गठन कर दिया। सीबीआई जांच की मंजूरी जो है वो गृह विभाग से मिल गई है और राठी हत्याकांड मामले में जो है वो सीबीआई जांच करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के कई विधायक जो है पंचकुला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मीडिया को भी रेस्ट हाउस के अंदर आने से रोका जा रहा है। बता दें कि हिमाचल में राजनीतिक उथल पुथल के चलते कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पंचकुला सेक्टर 1 पहुंचे। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेस्ट हाउस से पहुंचे हिमाचल के विधानसभा। हिमाचल प्रदेश से जो है राजनीति जो है हिमाचल में उथल पुथल नजर आ रही है। जनता के रेस्ट हाउस जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई है। बता दें कि हिमाचल के जो विधायक हैं उन्हें रेस्ट हाउस लेकर के आया गया है। इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल फुथल जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जनता के रेस्ट हाउस पर जाने से रोक लगा दी है। वहां पर जो है विधायकों को रखा जा रहा है और साथ ही उन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में राजनीति उथल पुथल नजर आ रही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर से इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। अंबाला के सदर पुलिस स्टेशन के अधीन पंजोखड़ा और नग्गल में इंटरनेट बंद रहेगा। बता दें कि गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 28 से 29 फरवरी 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहेगा। ये खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर किसान आंदोलन के चलते जो है एक बार फिर से इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। 28-29 फरवरी को जो है इंटरनेट बंद रहेगा। गृह विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते क्षेत्र में इंटरनेट पहले भी बंद किया गया था। बीते दिन ही जो है इंटरनेट शुरू किया गया था और देखा जाए तो एक बार फिर से गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और इस इंटरनेट सेवा को फिर से इस पर पाबंदी लगा दी है। 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। हादसे में जो है प्यूमा कंपनी का मैनेजर जो है वो घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम के सदर बाजार के सोहना चौक में बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक जो है गाड़ी के नीचे फंस गई और इस दौरान चालक ने कार नहीं रोकी। आरोपी चालक बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि कार के नीचे जो है वो चिंगारियां निकल रही है। बाइक के लगातार सड़क पर रगड़ खाने से चिंगारियां निकल रही हैं, जबकि गाड़ी चालक ने कार को रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। मैं अपनी जॉब खत्म करके सेक्टर 14 से अपने घर की तरफ आ रहा था, गुरुद्वारा रोड होते हुए, और ये घंटेश्वर चौक है जो हरीश बेकरी का, यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा था। जैसे ही क्रॉस करा तो मतलब दूर थी गाड़ी, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि मैं क्रॉसिंग पूरी कर ही नहीं पाया। बहुत स्पीड से गाड़ी ने आकर मुझे हिट किया और फिर उसके बाद मुझे तो लोगों के साथ फ़ोन नंबर वगैरह वो फ़ोन कर रहे थे मेरे घर परिवार में, उन्होंने फ़ोन निकाल रखे थे, मुझे तब होश आया। हाँ, बहुत लापरवाही से, बहुत तेज गाड़ी भगा रखी थी उन्होंने, नहीं तो मैं देख के ही क्रॉस किया था कि गाड़ी दूर है, लेकिन जब तक मैं क्रॉसिंग करी तो गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि उसने मुझे आके हिट किया।
वहीं करनाल में जिला कोर्ट से पेशी देकर के लौट रहे कार सवार 3 युवकों पर हमला किया गया है। बता दें कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए बदमाशों पर हमले का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में होंडा कार को टक्कर मार दी और बाद में फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। होंडा कार में सवार युवकों ने फायरिंग करने के आरोप भी लगाए हैं। गड्डी थी जिसमें से 8-10 लड़के उस गाड़ी के अंदर थे। ठीक है, असला लिए हुए थे जी। उन्होंने हमारे ऊपर वारदात करी है जिसमें गंडासी, तलवारें, सब चीजें जी चलाई है और गोली भी चलाने की पूरी कोशिश करी थी उन्होंने, जिससे हमने अपनी जान बचा के IFC में पड़ गए थे जी उसके अंदर। ठीक है जी, तभी हमारी जान बची है, नहीं तो हमारे पास जान से मारी देते थे। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम तो कोर्ट से आ रहे थे। अच्छा, कोर्ट से अपने घर जा रहे थे। पेशी थी वगैरह कोई? हाँ जी, कोर्ट में से तारीख लगा के हम आ रहे थे। उनका झगड़ा किसी और पार्टी के साथ था। उन्होंने हमारे को देख के भाई हमारे साथ वारदात करने की कोशिश करी। अच्छा, पहचानते हैं कौन लोग थे? हाँ जी, पहचानता हूँ। एक का नाम, लड़के का नाम बंटी है और एक का नाम अक्सू है, एक का नाम वो सेठी है जी। सर, हम तरीक लगा के घर की तरफ रवाना हो रहे थे। इतनी देर में LIC का आगे से 2 स्कॉर्पियो आई, उन्होंने हमला बोल दिया, गंडासिया गुंडूसिया, एक फायरिंग भी करी। अच्छा, फायरिंग की है? फिर हमारे को ये जो अपना गेहूं गाँव का वो है ना जी, हमने उसमें अपनी जान बचाई जी। कितने लोग थे आप गाड़ी में? हम तो 3 थे जी, वो तो 8-10 थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वजह क्या है, जानकारी थी आपको? इनका पहले रोला होया था जी, मोहल्ले के बालक थे जी, वो तो अंदर है जी। तो इन्होंने रंजिश के लिए जी हमारे को टारगेट बनाया जी, ये बात। तो फायरिंग लगी है किसी को? कहाँ किधर फायरिंग की थी गाड़ी में? करी थी जी उन्होंने फायरिंग। कहीं लगी है कार में? ना जी, ये तो पता नहीं जी, तो हम अपना बचाव करा देते जी। तो ये तोड़ फूड़ कैसे हुई है इसमें? ये तो जी उन्होंने, तो उसके बाद जो भी जायज कार्रवाई हम शुरुआती तौर पे क्या जानकारी मिली थी आपको? शुरुआती तौर पे यही जानकारी मिली कि भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस होंडा सिटी गाड़ी के पीछे टक्कर मारी है और ये गाड़ी को ले गेहूं बिहार में घुस गए थे। बस ये जानकारी मिली थी। उसके बाद हम इस मौके पे जाके गए थे आप? हाँ, हम मौके पे गए। तो CCTV में आया सर कुछ? वो CCTV में देखेंगे, अभी देखा नहीं है। गाड़ी वाले फरार हो गए सर? हाँ, वो भाग गए हैं। तो आपसी रंजिश हो सकती है इनकी? हाँ जी, आपसी रंजिश हो सकती है? हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है। तो कहाँ से आ रहे थे ये लोग? कितने लोग थे सर? ये बता रहे हैं कि फिलहाल तो हम कोर्ट से आ रहे थे, जैसे कहीं से। इसी तारीख से जुड़ा मामला लग रहा है कुछ? हो सकता है, अभी पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ बिल्कुल। तो कितनी गाड़ियों ने टक्कर मारी है? पहचान तो कर ली? हाँ, स्कॉर्पियो बता रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी। कोई फायरिंग वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, फायरिंग नहीं है। लाठी डंडे ले रहे थे? हाँ, लाठी डंडे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अभी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 5 ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो फरीदाबाद क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करके मेवात भेज देते थे, जहां पर इनका साथी इन बाइकों को काटने का काम करता था और फिर अलग अलग पार्ट्स, इंजन और अन्य पुर्जे प्रोजेक्ट अलग अलग करके उसे बेच देता था। पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलों को समेत 12 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स भी बरामद किए हैं। फिलहाल इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है और आगे की पूछताछ और रिकवरी की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच सेंट्रल की जो टीम है और पुलिस स्टेशन सेंट्रल पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें शहर के अंदर वाहन चोरी की जो वारदात थी वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उन पे अंकुश लगाने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए एक जॉइंटली प्रयास किए जा रहे थे तथा उसी में जो टीम हमारी है उसे सफलता मिली। सब इंस्पेक्टर नरेश जिस टीम के इंचार्ज है तथा इंस्पेक्टर रणबीर मलिक जो SHO सेंट्रल है, इन दोनों की ज्वाइंट प्रयास से एक कामयाबी मिली है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फरीदाबाद शहर में NIT और सेंट्रल एरिया के अंदर लगातार वाहन चोरी। खबर गुरुग्राम से है, जहां भोले भाले लोगों का बैंक में खाता खोलकर रिजेक्ट करने और उस खाते की साइबर ठगी में प्रयोग किए जाने के जुर्म में गुरुग्राम की साइबर क्राइम यूनिट ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में खास बात यह है कि क्राइम यूनिट की तरफ से गिरफ्तार आरोपियों में से 3 आरोपी कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। बीते 7 महीनों में इन आरोपियों ने कोटक महिंद्रा बैंक में 2000 खाते खोलकर साइबर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। साइबर क्राइम यूनिट के SCP प्रियांशु दीवान ने इस मामले में जानकारी दी है। 18 नवंबर 2023 को साइबर मानेसर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें विक्टिम जो है उनके पास एक फोन कॉल आया उनके मित्र का, जो जानकार बन के अपने ही उनके जो बेटे हैं उनके एक्सीडेंट के नाम पर उनसे पैसे मांगे थे।
तो विक्टिम ने यूपीआई के माध्यम से उसमें 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और वो फिर साइबर फ्रॉड का शिकार हो। इसमें साइबर मानेसर की टीम ने इंस्पेक्टर SHO संदीप अहलावत के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं उन पे हमने टेक्निकल काम किया और उसके बाद हम हयात नाम के एक व्यक्ति तक पहुंचे जो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।